आइजकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है अंतरिक्ष खनन एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प। अर्थात क्या अंतरिक्ष खनन एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है? क्योंकि वैसे ही हम अपने पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा चुके हैं जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और जब से हमने फॉसिल अर्थात जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है उसका यूज किया है। उसके बाद से हमारे पर्यावरण काफी प्रदूषित हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और जंगल की आग और कई तरह की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। और आज का जो दौर हम देख रहे हैं, चाहे वो 2020 हो या 2021 हो, ये कोविड महामारी जिस तरह से तांडव फैलाया हुआ है, ये भी हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का एक नतीजा है। पर्यावरण से ये कैसे प्रभावित हुआ, हमने किस तरह से बायोडायवर्सिटी को नाश किया, जैव विविधता को हमने नाश किया, हमने किस तरह से जंगल नष्ट किए, इसी का परिणाम स्वरूप इस तरह की बीमारी है। इस पे भी अगर आप जानना चाहें तो कोरोना वायरस पे हम ये अवश्य वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्या इसका हल कहाँ मिल सकता है हमें? तो इसका एक हल ये हो सकता है कि हम पृथ्वी से बाहर की बात सोचें, पृथ्वी से बाहरी स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें और वहां से खनन खनिज या जो भी हमारे संसाधन है वहां से हम इसको कर सकते हैं। वो किस तरह से सस्ता होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस सब को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से अंतरिक्ष खनन की प्रक्रिया होगी, इसका हम एक एनिमेशन भी आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तो चलिए आज के विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज का विषय है अंतरिक्ष खनन एक पर्यावरण विकल्प। तो आप देखेंगे कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं और जिस तरह से महामारी है, तो आज से आने वाले 50 साल में क्या हो सकता है। तो आने वाले 50 वर्षों के दौरान अगर हम यूएनओ का डाटा देखें, जो जनसंख्या पे विस्तृत डाटा प्रस्तुत करता है संयुक्त राष्ट्र, तो उसके आंकड़ों के अनुसार देखें तो तकरीबन 2 से 3 बिलियन लोग जो है, मतलब 2 से 3 अरब लोग, यानी कि कार, फैक्ट्री या घर या नवीनतम गैजेट्स जो हमारा यूज होता है, इस प्रकार के बाजार में इतने लोगों का प्रवेश होगा, यानी 2 से 3 अरब लोग। तो अब इतने लोगों के लिए आपूर्ति के लिए डेफिनेटली बात है, हमें खनन की जरूरत पड़ेगी, हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि क्या हम इस संसाधन के लिए इस पृथ्वी के पास है इतना संसाधन? क्या पृथ्वी के पास इस तरह के संसाधन के लिए असीमित स्रोत है? डेफिनेटली बातें नहीं है। पहले ही हम लोगों ने पर्यावरण को इस तरह से दूषित कर दिया है कि जो हमारे पिछली पीढ़ियों ने गलती किया, हम भी उसी को दोहरा रहे हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक जो है वो मानव को बार बार चेतावनी देती रहती है। इसीलिए मानव प्रभाव जो है निरंतर आप देखेंगे तो इसकी चेतावनी, और किस प्रकार से चेतावनियां मिलती है, जैसे कि आप देखते हैं कि मरी हुई मछलियां, आपने देखा होगा न्यूज में कि एक समुद्र के किनारे पे क्लाइंट से जो है शार्क मछली मरी हुई है, तो व्हेल मछली मरी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बढ़ते हुए वैश्विक तापमान, फिर हम देख रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जंगल का आग लगा, अमेरिका में जंगल का आग लगा, ब्राजील में जंगल में आग लगा। तो इस प्रकार जो झुलसते हुए जंगल है और जो हमारे अदृश्य होते जंगली जीव जंतु हैं, ये प्रकार इस प्रकार की चेतावनी हमें प्राकृतिक दे रही है। तो ये प्राकृतिक में दृष्टिगोचर हो रही है। तो चलिए इसका समाधान क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो हम इस प्रकार के जनसंख्या को जिस तरह से रोकने की बात हम लोग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। आप कहें कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि हम जनसंख्या को रोक के आगे बढ़ सकते। क्योंकि अगर हम जो जनसंख्या को रोकेंगे तो आने वाले 2 जनरेशन के बाद आपको युवा लोग मिलेंगे, बूढ़े लोग मिलेंगे। तो फिर हम ऐसी तकनीक यूज करें जिसमें हमें जनसंख्या को रोकना भी ना पड़े और हमारे पृथ्वी है उसको थोड़ी सी राहत मिल जाए, वहां हल्के उद्योग हो। तो इसके लिए जो इसका है आपका समाधान, वो बाहरी अंतरिक्ष में है, आउटर स्पेस में है। तो इसका समाधान यदि हम देखते हैं, ये आपको बाहरी अंतरिक्ष। तो
2016 में रिकॉर्ड सम्मेलन जो हुआ था, रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस जो होता है, बेसिकली ये जो होता है सिलिकॉन वैली, जो हम लोग अमेरिका को कहते हैं सिलिकॉन वैली, उसके बड़े बड़े टेक्नो जायंट सब होते हैं, वो सालाना मीटिंग करते हैं इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो इसी मीटिंग में जेफ बेजोस, आप जानते हैं जेफ बेजोस जो अमेज़न कंपनी है उसके मालिक है, उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक बदतर दुनिया में रहना नहीं चाहते। अब एक ऐसा डिग्रेडेड जहां ऑक्सीजन हमें खरीदना पड़े, जहां हमें जल खरीदना पड़े, इस प्रकार की दुनिया में हमें नहीं रहना है। और वैसा दुनिया जिसमें हमें बार बार ये कहना पड़े कि जनसंख्या को रोको नहीं, अगर जनसंख्या को रोकेंगे तो वर्क फोर्स कहां से लाएंगे। तो इस प्रकार इसका मतलब यह है कि हम एक बदतर दुनिया को बेहतर दुनिया बनाए, जनसंख्या को युवा जनसंख्या में तब्दील करें और उसका कार्य उपयोग करें जिससे सकारात्मक कार्य हो सके। तो इसका आगे इसी सम्मेलन के बाद जो बातें सामने आई अगर हम देखें तो वो था कि भविष्य में जो अपने दृष्टिकोण है इसको लेकर के इसी सम्मेलन में आया। और इसी में जो अमेरिका के एक न्यूज चैनल है CNBC ने बताया था कि पृथ्वी को आवासीय और हल्का औद्योगिक के लिए बनाया जाएगा, यानी जो हमारा पृथ्वी है उस पर सिर्फ रेसिडेंशियल होगा जहां हम लोग स्वस्थ रह सके, हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, और उद्योग भी लगेगा तो हल्के उद्योग, भारी उद्योग का नहीं। और जैसा कि खनन है जो पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक, आप देखते हैं जो भारत का ही आप छत्तीसगढ़ ले लें, झारखंड ले लें, जहाँ काफी संख्या में वन है उसको काट के और फिर वहां खनन किया जा रहा है। तो ये खनन जो है ये सबसे ज्यादा पर्यावरण को हानिकारक, इस प्रकार की गतिविधियों को पृथ्वी से हटाया गया था, पृथ्वी पर नहीं लाया गया। तो इसी संदर्भ में न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा था कि अब इस संदर्भ में मानव ने सोचना शुरू किया है और इस दिशा में पहले ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कि स्पेस का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो क्या इसका स्पेस माइनिंग इसका एक हल है। तो इसी में आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि अंतरिक्ष में एक औद्योगिक नींव बनाने की दौर ऑलरेडी शुरू है। यानी अब जो पृथ्वी था, पृथ्वी को हल्के उद्योग मानव के लिए रहने के लिए बनाए, और जो भी औद्योगिक गतिविधियां होंगी उसको हम अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में करेंगे, चाहे वो एस्ट्रॉइड पे करें, मून पे करें, अर्थात क्षुद्र ग्रह पे करें, चंद्रमा पे करें, या मंगल पे करें, या बियॉन्ड मंगल, मंगल के पार। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, इस तरह की दिशा में कदम भी उठाया जा चुका है। तो इसी में सबसे पहले नाम जो आता है वो आप जानते हैं एलन मस्क का, और एलन मस्क ने कहा है कि वो 2028 यानी आप इसी दशक के अंत तक, जो 2020 का दशक चल रहा है, इसके अंत तक मार्स बेस अल्फा बनाने का वादा किया है। यानी ये लोगों को मार्स बेस अल्फा पे ले जाएंगे। अगर आपको मार्स बेस अल्फा के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे भी हमारा वीडियो आ रहा है इसी 45 वीडियो के सीरीज में। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि मार्स बेस अल्फा कैसे बनेगा, क्या वो मार्स के ऊपर बनेगा या सब अर्थात उसके नीचे बनेगा, वो किस तरह से सोलर रेडिएशन को बचा पाएगा, ये सारी चीजों का हमसे पूछना करेंगे। उसी तरह बेजोस जो है उन्होंने अपना एक अलग कंपनी बनाया है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ये ब्लू ओरिजिन बेसिकली है कि चंद्रमा पर निरंतर मानव उपस्थिति, यानी कि जो मानव आवास बनाया जाएगा वो सस्टेनेबल हो चंद्रमा पर। तो इस पे ये ब्लू ओरिजिन काम है। ये भी हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि मार्स बेस अल्फा मंगल ग्रह के लिए और ब्लू ओरिजिन जो है वो चंद्रमा के लिए। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का जो है, तो आगे बेसिकली हम देखें तो इसी तरह अन्य जो प्लेयर है जैसे कि सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी में नासा का लूनर गेटवे आप देख सकते हैं। अगर लूनर गेटवे पे आप चाहें तो इसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों वर्जन में हमारे पास वीडियो है। हमारे चैनल पे जाए, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो अन्यत्र नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, ये काफी मेहनत करके काफी रिसर्च पेपर से पढ़ के इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें एक अस्थायी कक्षीय स्टेशन होगा, और ये जो है लूनर गेटवे, इसका पूरा अच्छा सा एनिमेशन आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका भी दशक के अंत तक परिचालन तैयार हो जाएगा, अर्थात के देश बन जाएगा। उसी तरह से चाइना और रूस का
लूनर बेस बनाने का प्लान। तो ये सारी गतिविधियां ऑलरेडी आपको अर्थात हो रही है। अब देखें तो जो अंतरिक्ष में व्यापार में क्या, व्यापार तो कभी भी हम करते हैं जब हमें फायदा हो, ठीक है। तो 40 वर्षों में हम देखेंगे तो जो अंतरिक्ष में पहले ले जाया जाता था और अब में व्यापक स्तर पर कमी है। जैसे कि आप देखें आज से 40 वर्ष पहले $85,000 प्रति किलोग्राम था अगर कोई भी चीज आप स्पेस में भेज दे, लेकिन यह गिर करके जो 2020 का डेटा है उससे 1000 से भी कम है, $1,000 से भी कम रह गया। और नासा का अनुमान है, अर्थात नासा ये उम्मीद कर रहा है कि अगले कुछ वर्षों में, अर्थात ये जो 20 का दशक है 20 से 30 के बीच में, ये $100 किलो प्रति ग्राम से भी, यानी जो $85,000 था वो $100 से भी कम, अब कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें स्पेस में जाने आने की सुविधा होगी और वहां से फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। इसी में थोड़ा सा संदर्भ से ही है, हमारा भारत भी अब स्पेस को कमर्शियलाइज कर रहा है। यदि आप देखें तो हमारा भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसरो द्वारा जो संचालित किया जाता है वो विश्व के सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सबसे सस्ता है, ये हमारे भारत के सबसे। ये तो अगर अमेरिका और नासा की माने तो $100 प्रति किलोग्राम, और अगर हम भारत की बात करें तो ये हो सकता है कि $50 हो जाए या $30 प्रति किलोग्राम। अर्थात इससे ये होगा कि आप अंतरिक्ष के खंड में आम जो नॉर्मल टाइप के मध्यम या उससे ज्यादा के व्यापारी वो भी अपना स्पेस में निवेश। तो चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे बेसिकली इसी में देखते हैं कि ये जो ट्रेजेक्टरी है, अर्थात हमने ये देखा कि कहाँ 85,000 था और वहां से ये 1000 और ये 100 तक चलाएगा। तो ये जो ट्रेजेक्टरी, ये जो गिर रहा है इसको कहते हैं प्रक्षेप वक्त हिंदी में, लेकिन आप ट्रेजेक्टरी कह सकते हैं। अंतरिक्ष इसको देख करके अंतरिक्ष खनन और जो स्काई स्कॉर्प के सीईओ है डेनिस बिंगो, इनका नाम है। तो ये पहले से ये कह रहा है कि अब कहीं अधिक निश्चित हो गया है अंतरिक्ष खनन, और एक अब जो वर्तमान में स्थिति में हम देख रहे हैं कि चाइना भी स्पेस में जा रहा है, नासा भी है, हमारा भारत भी स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। तो यह एक ऐसा युग का शुरुआत हो रहा है जिसमें खगोल विज्ञान का काफी महत्व बढ़ गया है। और इसमें कहा कि इनकी महत्ता को बताते हुए इनका कहना है कि चंद्रमा पर औद्योगिक गतिविधि, और इसमें सबसे जो अच्छा विकल्प है हमारे लिए, हमारा सबसे नजदीकी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसमें हम यहाँ पे हम सारी भारी औद्योगिक गतिविधि करें और इससे हम पृथ्वी के चीज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम सोच सकते हैं। ये सारी चीजें चंद्रमा पे खनन कैसे होगा ये आपको हम दिखाएंगे एनिमेशन में, लेकिन इसके लिए हमें बने रहिए और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अभी भी आप लोग बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि 500 सब्सक्राइबर हमारा होता है तो हम जल्द ही मैप क्लास शुरू करेंगे और उसके बाद शॉर्ट वीडियो शुरू करेंगे, और शॉर्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा उस पर यदि विस्तृत आप जानना चाहें तो आप हमारे जूम क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारे वीडियो के बाद कुछ प्रश्न आपके दिमाग में उठते हो तो वो प्रश्न आप हमसे सीधा पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे पास नंबर भी है हमारे चैनल तक दिया हुआ, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है अंतरिक्ष खनन उद्योग। अर्थात अब जो हम देश बना लेंगे और जिसके तरफ कदम बढ़ा चुका है, हमने मास्क को सुना, डेनिस बिंगो को सुना, उसके बाद आप जॉस बेजोस को सुना, ये सारे लोग काफी उत्साहित हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए, अंतरिक्ष में अपने मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो अंतरिक्ष खनन उद्योग आखिर किस तरह से काम करेगा, क्या है, तो इसके बारे में हम देखें तो ये अंतरिक्ष खनन जो होगा सीधे उनके दूरस्थ बर्फीले स्रोतों, जैसे कि अगर आप देखें तो जो फार साइड है जहाँ लाइट नहीं जाता वो बर्फीले टाइप से होते हैं, कुछ जैसे कि चंद्रमा का जो उस पे भी बर्फ जमे हुए पाए गए, जो खुद जो अपना भारत का चंद्रयान गया था उसने पता लगाया कि चंद्रमा पे पानी था, तो आपको पता ही होगा। तो
इस तरह से इसको ढूंढ करके उसको किस तरह से संसाधित किया जाए और इसको मुनाफा कमाने का प्रयास करें। एक तो ये हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें तो क्षितिज पर जो हमारा हॉरिजन पर है, ऊर्जा पर संचालित करने के लिए, जैसे कि अगर हम ये खनन करेंगे तो हम जानते हैं कि खनन में क्या होता है, एनर्जी लगता है उसमें, जो खनन करते हैं तो मशीन, भारी मशीन होता है, उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसका ऊर्जा जो है लूनर बेस पे एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा संचालित चंद्र आधार बनाया जाएगा और ये गीगावाट स्तर तक की बिजली अर्थात पावर जनरेट करेगा, जनरेट होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब वो भी देखेंगे एनिमेशन में किस तरह से सोलर वो रेडिएशन का और किस तरह से वहाँ, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे जो आता है, तो जो सोलर रेडिएशन आता है उसको हम लोग जानते हैं, आप अगर हिट बजट पढ़े होंगे तो उसका 65% ही हमारे पास आता है और उसमें से समझिए 40 का ही उपयोग हमारा सोलर पैनल करता है। तो अगर स्पेस में हम उसको लगाते हैं तो उससे हमारा 100% एनर्जी मिल सकता है। तो ये सब अंतरिक्ष करने के फायदे हो सकते हैं। तो चंद्र सतह जो है उसकी नजर में खास करके जो विंगो साहब है उनका कहना था कि औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से कुशल है। काफी आप देखेंगे हम लोग एनिमेशन में कि चांद पे कितने महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। खास करके एक जो हमारा हीलियम 3 चांद पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पृथ्वी पे जब बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। उसी तरह एक और प्रोग्राम जो नासा द्वारा तैयार किया गया है उसका नाम है लूनर कैटलिस्ट। तो लूनर कैटलिस्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान। तो ये लूनर कैटलिस्ट जो है, इसमें इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो लूनर कैटलिस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म है लूनर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंडिंग बाय सॉफ्ट टच। तो इसको लूनर, इसीलिए लूनर हो गया, कैटलिस्ट सी ये से यहाँ आ गया कैटलिस्ट, इसको लूनर कैटलिस्ट। यह चंद्रमा की सतह पे वाणिज्यिक कार्गो को परिवहन की क्षमता करने का एक भाग है जो बनाया गया है। देखें ये लूनर कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो एनिमेशन हमारे साथ आप बने रहे, आपको हम एनिमेशन भी दिखाएंगे इसका, लेकिन उससे पहले फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ही और अपने जितने भी दोस्त हैं साथी हैं उन सबको बताएं कि किस तरह से ये जो नए और यूनिक, अब इस तरह से आप देखेंगे तो ढेर सारे अमेरिका, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इस तरह के वाले आपको ढेरों सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, लेकिन कहीं भी आपको विज्ञान या तकनीक या पर्यावरण पे इस तरह का वीडियो बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप ये का हिस्सा न बने और अपने दोस्तों को भी यहाँ लाएं और बताएं कि ये चैनल किस तरह से उनको मदद करना है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे ये एनिमेशन जो मैंने बताया था वो एनिमेशन आप देखते हैं कि ये जो औद्योगिक प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है। तो अगर हम देखें तो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में आप देखें तो ये काफी खजाने आप देखेंगे। जब मैंने हिंदी शुरू किया था वीडियो सीरीज तो मैंने पहले ही आपको साइकी 16 के बारे में बताया था शुरू करें, जिसपे मतलब आपको क्वाड्रिलियन संपत्ति है, ज्यादा संपत्ति है वो, पूरा उसमें सोना क्रिस्टल कितना कीमती मेटल्स उसमें है वो, उसके बारे में। तो एक तो वो जो हमने बताया था तो वो है। उसी तरह से सोचिए जब एक ग्रह पे है तो और कितना, जो अगर हम अपने एस्ट्रॉयड बेल्ट को जो जिसमें प्रचुर खजाने मौजूद है, बहुत सारे कीमती चीज मौजूद है, अगर हम उसको खनन करें सही तरीके से तो उसको अगर हम क्वांटिफाई डॉलर में करें तो पृथ्वी पर रहने वाले हर लोग को, हर आदमी को तकरीबन आपको 100 अरब डॉलर, यानी 100 अरब डॉलर प्रति व्यक्ति सब आदमी को मिल जाएंगे अगर हम सिर्फ एस्ट्रॉयड बेल्ट जो हमारा है उसके खनन को सफल सही तरीके से कर लें तो इतने धन दौलत आ सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सोचिए कि अंतरिक्ष में किस तरह का खजाना छुपा हुआ है। तो इसी तरह से ये हमने बताया था साइकी 16 के बारे में, ये है साइकी 16 के बारे में, इस पे विस्तृत वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं इसको। तो चलिए
तो ये इसी तरह का, तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, आप जानते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, तो ये भी जान लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है बृहस्पति और मंगल, मंगल ग्रह उसके बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और ये हमारी पृथ्वी है, ये वेनस है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो ये तो है कि जो हम लोग जानते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध जानता है, जो उसके अनुसार। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी, तो पृथ्वी के आसपास तकरीबन 16,000, ये 16,000 नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, यानी जो पृथ्वी के निकट घूम गए। एक तो मंगल और जुपिटर के ऑर्बिट में है, यानी मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट में है। लेकिन ये जो हमारा है वो नियर अर्थ कहलाता है, वो तकरीबन 16,000 एस्ट्रॉयड। इसकी भी अगर हम सही तरीके से खनन कर ले, तो जो हम लोग सोचते हैं कि एस्ट्रॉयड टकराएगा और ये होगा वो होगा, उससे भी हम बच सकते हैं, उसकी भी दुर्घटना को हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास पैसा भी काफी आ सकता है, सोना चांदी भी काफी आ सकता है। तो ये है। तो इसी तरह से नॉर्मल होगा क्या कि जैसे हमने हायाबुसा मिशन के बारे में बताया था आप लोगों को, और ये वीडियो हमारा मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से वहां उन्होंने नमूना लाया, तो उसी तरह से वहां पे खनन भी किया जा सकता है। यहाँ बेस बनाया जाएगा, इससे सोलर एनर्जी दिया जाएगा, और यहाँ खनन किया जाएगा। खनन करके सारे खनिज हम लोग निकाल सकते हैं एस्ट्रॉयड से, और इस तरह से हम लोग एस्ट्रॉयड माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले जो हमारा लक्ष्य होगा, वो डेफिनेटली बात है, हमारा पृथ्वी का सबसे नजदीकी उपग्रह जो है, जो हमारा चांद है, प्राकृतिक उपग्रह होगा। तो अगर हम चंद्रमा के बारे में देखें, तो चंद्रमा तो शुरू से ही सबको आकर्षित करता आ रहा है। तो लेकिन हम देखें, जो अमेरिका ने अपोलो मिशन शुरू किया, उससे पहले चांद पे जाने की दौड़ लगी हुई थी। तो प्रथम जानते नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। तो लास्ट जो था वो 1972 में लास्ट मैन ऑन द मून, यानी अंतिम व्यक्ति जो मून पे गया, वो अंतिम व्यक्ति 1972। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि मून पर से आने वाला अंतिम व्यक्ति, अब तो फिर नया मिशन होगा जो आर्टेमिस मिशन है, उसके बारे में भी हमने बताया है आपको, वो देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। तो ये आर्टेमिस मिशन में अब जाएगा, लेकिन इससे पहले 1972 में लास्ट गया था, उसका नाम था यूजेन सरनेन, ये भी आप लोग लिखेंगे। तो यूजेन सरनेन जो था वो लास्ट मैन ऑन द मून था, उसने भी लिखा इसमें। तो चलिए, तो उसके बाद से जो चंद्रमा पे है, अब चंद्रमा पे अस्थायी बेस बनाने की बात थी। अब इसमें सिर्फ आप अमेरिका ही नहीं खिलाड़ी है, इसमें आप देखेंगे कि रूस और चाइना भी जुड़ गया है इस क्षेत्र में। अब इसमें जब चांद पे इस तरह का जब खनन प्रक्रिया शुरू होगी, तो सबसे होगा कि किस तरह से मानव का आवास, मानव रहने का आवास कैसे बनेगा। तो इस तरह के जो आवास बनेंगे, इसके लिए आप देखेंगे ये 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। अब 3D प्रिंटर से कैसे, आपको पता है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटर हाउस जो है फ्रांस में बना था। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल के लिए से जुड़े, और ये सब छोटे छोटे वीडियो में आप देखेंगे, जिसको शॉर्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए आप जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो इसी तरह हम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक रोबोटिक आर्म होता है। आप ये देखिए इस तरह से होगा, और बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे ये दिखाया जा रहा है, यही है लूनर कैटलिस्ट मॉड्यूल जो अमेरिका कहता है। इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है किसका, हीलियम-3। क्योंकि चांद जो है वो चांद पे बहुत ही कीमती धातु पाए जाते हैं। अब देखिए कि इन धातुओं में क्या क्या सब है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें कोबाल्ट है, देखिए आयरन है, गोल्ड है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, टंगस्टन है, यूरेनियम है। और इसके अंदर जब हमारा जो चंद्रमा मिशन था चंद्रयान, उसने पानी का भी पता लगाया। तो अब इसके अंदर पानी भी मौजूद है। तो जब पानी मौजूद है, इसका मतलब है कि इसमें अस्थायी मानव
निवास है उसके लिए ये काफी जो है सो महत्वपूर्ण। तो सबसे अहम है इसमें हीलियम-3 जो हमारे पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीजों के लिए पहला जो हमारा बेस होगा वो लूनर बेस होगा और चंद्रमा पे इस तरह के बेस बनाया जाएगा। ये सारे कंटेनर आप देखो हीलियम-3, वहां से हीलियम-3 होगा और ये हीलियम-3 इसको यहाँ से ले जाया जाएगा और यहाँ से ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होगा वो इस तरह से होगा कि अब देखिए इस तरह से हीलियम-3 का ट्रांसपोर्टेशन और एक रेस के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से होगा। यहाँ से ये जो लेजर के द्वारा इसको पृथ्वी तक भेजा जाए ताकि उसको आने जाने में कम से कम कॉस्ट लग सके लेजर बीम के। अब ये लेजर बीम जो होगा हमारे पृथ्वी तक आएगा। ये लूनर कैटलिस्ट का है, ये जो मॉडल अभी आप देख रहे हैं इसके बारे में मैंने चर्चा किया था इससे पहले कि लूनर कैटलिस्ट मॉडल क्या है। अब यहाँ ये चांद को होगा इस तरह से। ये सारे चीजें जो है ये तकरीबन इसी दशक में 30 तक हो जाएगा और ये चीज हो सकता है कि हम लोग अपने जीवन में ही देखें। इस तरह से 3D प्रिंटर से ये घर बनाया जाएगा और ये घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 4 आदमी के रहने का, 4 से 6 आदमी के रहने का स्थान यहाँ होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग और देखेंगे किस तरह से 3D प्रिंटर इसका काम करता है। तो ये लेजर जो था तो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये लेजर बीम करेगा अर्थ के तरफ। लेजर आपको यहाँ से ये लेजर हीलियम-3 को अर्थ के तरफ और यहाँ इसको कलेक्ट करते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अत्याधुनिक तो इस तरह से ये अत्याधुनिक सिस्टम। और ये जो था जो मैंने बताया कि ये जो खनन होगा इसके लिए जो गीगावाट स्तर तक का जो सोलर एनर्जी उत्पन्न किया जाएगा वो सोलर एनर्जी लूनर बेस यानी चांद पे उत्पन्न किया जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का होगा तो सोलर लगा होगा वो भविष्य और यहाँ से वो लेजर देगा और वो लेजर चंद्रमा से हमारी पृथ्वी तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करेगा। खास करके जो महत्वपूर्ण मेटल होगा उसको भी वो कर सकता है गैसीय अवस्था में चेंज करके। उसी तरह से जो हमारा हीलियम-3 है उसको वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। तो ये सारी चीजें नई टेक्निक होगी। तो इसका पहला जो हमारा लक्ष्य है पृथ्वी मतलब चाहे नासा हो कोई भी स्पेस एजेंसी उसका पहला लक्ष्य कि ये सारे सबसे निकट जो हमारा कोई खगोलीय पिंड है तो वो चांद है। तो चंद्रमा पे ये सारी चीजें पहले की जाए। अब ये जो 3D प्रिंटर रोबोट होगा इसमें ये देखिए प्रिंटिंग एजेंट होगा और ये जो लूनर सरफेस मटेरियल होगा उसी का ये यूज करेगा मकान बनाने के लिए। ये 6 आर्म रोबोट होगा और ये इसका 3D प्रिंटर पैर। अब ये लूनर सरफेस यहाँ से लेगा और वहीं से ये लेके फिर यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसको वहां ये तैयार करेगा। इस तरह से ये और इस तरह से ये प्रिंट करके ये काफी और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जब आप चंद्रमा पे घर बनाते हैं या चंद्रमा पे आवास की बात सोचते हैं तो वहां पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जिससे हमें सोलर रेडिएशन और स्पेस से आने वाले हानिकारक विकिरण जो रेडिएशन होता है उसको रोक लिया जाता है। उसी तरह से जो मेट्रॉइड्स होते हैं या जिसको उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड भी हमारे वायुमंडल में आते ही नष्ट हो जाते हैं। तो उल्का पिंड और जो अंतरिक्ष से आने वाले विकिरण है ये दोनों चंद्रमा पे सीधे आ जाते हैं। इससे कैसे रोका जाए? दूसरा दो चीज हो गया। तीसरी चीज जो है वो है आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर। जिधर आपका सनलाइट आता है उधर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और जिधर
नहीं होता, वहाँ -100 डिग्री से होता है। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर कंट्रास्ट है तो फिर इससे बचना चाहिए। तो ये 3 चीज काफी अहम हो जाता है कि हम सोलर रेडिएशन से कैसे बचें, मेट्रॉइड से कैसे बचें, और किस तरह से हम ये जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है उससे बचें। तो इस सब से बचने के लिए ये सारा चीज इसमें इंतजाम किया जाएगा और ये काफी मजबूत होगा। जब तैयार हो जाएगा ये रोबोट करके, तो इसके अंदर तकरीबन 4 लोगों के रहेगा, 3D प्रिंटर से हो जाएगा तैयार। अगर हम इसके अंदर देखें, इसका सेक्शन काट के इस तरह का ये, इसके अंदर 2 आदमी नीचे, 2 आदमी इस तरह से ऊपर अपना बैठ होगा और ये सिस्टम होगा। और यहाँ एक इस तरह के शीशा का लगा होगा कोपुला, और इस कोपुला से जो सनलाइट है वो आएगा ताकि एनर्जी सनलाइट से ये लोग दिन सके रात में। तो आपका जो सोलर एनर्जी से जो एनर्जी प्राप्त होगा उसका ये लोग यूज करेंगे। तो ये इस तरह से तो ये सोलर रेडिएशन से बचाएगा। ये देखो, ये आपका जो सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन से बचाएगा, अर्थात जो स्पेस या सोलर रेडिएशन होगा उससे ये बचाएगा। उसके बाद दूसरी चीज जो होगी वो होगी लगातार जो मेट्रॉइड से होने वाला टक्कर है, तो यहाँ पे मेट्रॉइड प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। अब मेट्रॉइड वहां आएगा तो दूसरा है यहाँ एक लॉक सिस्टम होगा, जिससे बाहर का जो टेम्परेचर है वो उससे यहाँ नहीं होगा, उसके अंदर पूरी तरह से एसी होगा। आपको वहां का टेम्परेचर जैसे अर्थ पे एक एसी रूम होता है उसी तरह से वहां होगा। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये पॉपुला होगा, जो नेचुरल डे लाइट जो सूरज का होगा वो इससे आएगा, ये आपका स्पेस, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये जो है ये पूरा प्रेशराइज्ड इनफ्लेमेबल लिविंग एंड वर्किंग, यानी इसके अंदर वो इस तरह से प्रेशर देके बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि जितना प्रेशर पृथ्वी पे होता है उतना ही प्रेशर होगा। यानी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप मतलब कम ग्रेविटी में है जैसा कि चंद्रमा है, उस तरह से वहां आर्टिफिशियल किया। अब देखेंगे तो ये जो है आपको जो कंट्रास्ट जो होता है गर्मी उसको वो बचाएगा, दिन और रात की गर्मी होता है उससे बचाएगा। तो इस तरह से ये बेस जब तैयार हो जाएगा, ये बेसिकली लूनर बेस के लिए बनाया जहाँ अस्थायी तौर पे मानव रहेंगे और वहां से जो माइनिंग होगा उसका वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर वहां से अर्थ पे भेजेंगे, तो ये सारा तैयार होगा। ठीक इसी प्रकार का जब चंद्रमा पे सफल हो जाएगा तब इसी प्रकार की प्रक्रिया जैसे कि 20 के 10 से 30 तक कोशिश किया जाएगा चंद्रमा पे, उसके बाद इस प्रकार की प्रक्रिया खनन प्रक्रिया हम लोग या पृथ्वीवासी मंगल ग्रह करेंगे, मार्स को इस तरह। तो ये था एनिमेशन जिसको हमने दिखाया किस तरह से अंतरिक्ष में औद्योगिक प्रक्रिया शुरू। अब हम देखेंगे कि चलिए ये हम लोगों ने देखा, तो अब हम इसका देखें कि महत्व क्या है, अंतरिक्ष खनन का महत्व क्या है। तो अंतरिक्ष खनन एक पर्यावरण विकल्प तो है ही, तो इसका महत्व, अंतरिक्ष खनन का महत्व, तो अगर हम देखें तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि इससे हमारा ग्रह स्वच्छ होगा। जो भी भारी उद्योग है उसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं चांद पे या अदर प्लेनेट पे, तो उससे ये फायदा है कि जो हमारा पृथ्वी है वो ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि पोल्यूशन कम। अब हमें सवाल ये है कि जब हम आने वाले भाई बहन जो भी लोग हैं उसको हम कितना लाभकारी बना सकते हैं, इस तरह से हम पृथ्वी को एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वातावरण में, ये जो हमने पिछले 100-200 साल में किया है उसकी भरपाई हम किस तरह से करें। तो ये तो एक सोचने की बात है। दूसरी बात है कि अंतरिक्ष खनन एक आशाजनक तो है, बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर सिस्टम है, इसमें कई समाधान है, आपका आर्थिक समाधान है, पर्यावरणीय समाधान है, लेकिन जो बोझ हम पे पिछली पीढ़ियों ने डाला है, बेतहाशा उन्होंने शिकार किया, बेतहाशा खनन किया और ये बेतहाशा अंधी विकास की दौड़ की, जिसके वजह से अब क्या है कि पारिस्थितिकी जो गलती किया उसको हम नहीं दौड़, हम इस तरह से ना हो कि हम एकदम कंक्रीट का जंगल खड़ा, हम किस तरह से पर्यावरण अनुकूल होगा, जो रेसिडेंस होगा साधारण तरह के रेसिडेंस बनाए, पर्यावरण अनुकूल रेसिडेंस बनाए जो हमारे पृथ्वी के लिए एक सांस लेने का काम करे। तो इस तरह से
उसी तरह से हम देखेंगे हमें पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होगा। तो हम आशा करते हैं आप जितने भी लोग हैं सभी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे पर्यावरण के प्रति। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो को यहाँ से जाने से पहले आप हमारे इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ढेर सारे ग्रुप पे ढेर सारे जोक्स वगैरह आपको शेयर करते हैं, मैं जानता हूँ, और ये जोक नहीं है, लेकिन ये आपका कैरियर बनाए। आपको इतनी जानकारी दे रहा है कि लूनर कैटलिस्ट क्या है, किस तरह से अंतरिक्ष खनन किया जा रहा है, और इसी में से यूपीएससी में जब पूछ देता है किलीसा वगैरह, तो आप लोग सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, ये किस तरह से आ गया। तो ये साधारण कोई गाइड पढ़ने से नहीं हो। अगर इस तरह से हाल होता तो सब एक दूसरा गाइड पढ़ के आईएएस निकाल देता। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे शिक्षकों से गाइडेंस लेना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न, इसमें किस तरह का प्रश्न बनता है वो देखें, और इस प्रश्न को आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे और उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पे विचार करें। ये जो जोड़े हैं ये युग्म है, इस पे विचार करें। मार्स बेस अल्फा एलोन मस्क, लूनर कैटलिस्ट जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन CNSA मतलब कैनेडियन नेशनल स्पेस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। फोर्थ में लूनर गेटवे नासा। तो उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित, ये आप तो ए केवल 4, बी 1, 2 और 4, सी 1 और 4, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। और चलिए इसके साथ ही हम पिछले प्रश्न का उत्तर भी आपको देते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले प्रश्न का उत्तर, पिछला प्रश्न जो था हमारा, वैज्ञानिकों ने हवाई द्वीप के किस स्थान में अंतः समुद्री गहरे भूमिगत ताजा बहते जल की खोज की, जो हमने बताया था संभरक, यानी जो समुद्र के अंदर ताजे जल। तो इस पर हमारा पिछला वीडियो था, तो उसमें है होनोलुलु, ये नहीं है, ये गलत है। हालांकि ये सारे जो मैंने ये दिए हैं होनोलुलु, ये सब हवाई द्वीप के स्थान है। होनु आउला, ये भी हवाई द्वीप का ही स्थान है, और ये भी आपको गलत है। सी में है हुआ ललाई, ये सही। बेसिकली ये जो था ये हुआ ललाई ज्वालामुखी है, और इसी के पश्चिमी कोस्ट पे ये खोज की है, ठीक है। और डी जो है ओहाकू होनोलई, ये भी है। तो जैसा कि मैंने बताया था सिविल सर्विस में जो होता है और एसएससी में होता है, फर्क इतना होता है, तो सेम क्वेश्चन रहेगा, वैज्ञानिकों ने किस उसमें हवाई द्वीप नहीं देगा, किस स्थान पर अंतर गहरे समुद्री जल, तो वहां होगा सीधे हवाई द्वीप, चेगोस द्वीप, गैलापागोस द्वीप, इस तरह से पूछेगा आपने हवाई द्वीप पे पढ़ा है, हो गया तो सही जवाब आपका। लेकिन जब यूपीएससी होता है तो यूपीएससी थोड़ा उसको ट्विस्ट कर देता है, तो इसीलिए वो किस स्थान पे उसका फोकस करता है कि आपका कितना डीप लर्निंग है, कितना जानते हैं। तो चलिए, इस तरह के वीडियो के लिए, इस तरह के डीप लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका उत्तर हो गया आपका तो देखिए इसका उत्तर हो गया आपको। तो चलिए, अब हमने बहुत सारी चीजों पे आज चर्चा की, और इसका जो हेडिंग का अंतरिक्ष खनन एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प, तो हमने आपको बताया कि अंतरिक्ष खनन किस तरह से की जाती है, हमने ये बताया कि अंतरिक्ष में उद्योग किस तरह से स्थापित हो सकता है, हमने ये भी बताया आपको कि अंतरिक्ष में किस तरह से उद्योग का एक नींव डालने की रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें मैंने बताया ब्लू ओरिजिन के बारे में, जेफ बेजोस के बारे में, स्काईवॉक के बारे में, ये सब का हमने विस्तृत रूप से इस बात को बताया। तो चलिए, ज्ञान तो ज्ञान है, ये आपको हर कंपटीशन में काम आएगा, हर कंपटीशन के लिए यूनिवर्सल है, क्योंकि विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण ये तीन चीज ऐसे है
कि वो हर कंपटीशन में, चाहे वो साइंस का कंपटीशन हो या आर्ट्स का, जीएस का कंपटीशन हो, ये सब में पूछता है, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आप अपने दोस्तों को बताइए इस इनिशिएशन के बारे में, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करें, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है कि मुझे मोटिवेशन होगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे मेहनत करके आपको होगा जो अन्य। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।